उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर राजनीति जारी है और विपक्षी दल इस हिंसा के लिए योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं प्रशासन आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई में लगा हुआ है और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम एफआईआर में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई और कहा कि घटना के समय सपा सांसद मौके पर नहीं थे। संभल में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की मौजूदगी में मुगलों के समय की मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था और इसी दौरान कई लोग सर्वेक्षण का विरोध करने आ गए और पुलिस कर्मियों के साथ उनकी झड़प हो गई और इस झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 सुरक्षा कर्मियों सहित कई अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद से यूपी की सियासत गर्मा गई है। अन्य राज्यों के नेता भी इस घटना को लेकर योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि अराजक तत्वों ने पहले से ही इस हिंसा की तैयारी कर रखी थी। मस्जिद सदर प्रमुख और शाही मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस के सवालों का जवाब देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया था और मैं आया और अब मैं घर जा रहा हूँ। मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने अन्य सवालों को टालते हुए कहा कि मुझे कुछ समय लगेगा, मैं अभी बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव ने हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस घटना का उद्देश्य देश भर में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना था और हम योगी आदित्यनाथ सरकार में पुलिस और प्रशासन की पूर्ण गुंडागर्दी देख रहे हैं क्योंकि उन्हें अब कानून के शासन से कोई सरोकार नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हालिया विधानसभा उपचुनाव में हुई धांधली और लूट को छुपाने के लिए ये घटना कराई गई है। उन्होंने सवाल किया कि दूसरी बार सर्वे का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था फिर दोबारा सर्वे क्यों करना, और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिएगा? विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में,
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब IAS IPS अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है। संवैधानिक पद पे अगर लोग अगर इस तरह का काम करेंगे, पुलिस का काम क्या है? सबके साथ इंसाफ करना, माहौल को ठीक करना। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट हैं। इनके नफरत के डिज़ाइन को हम लोग जानते हैं। अगर कहीं भी इस तरह का प्रयास अगर बिहार में अगर कोई करेगा तो हम लोग जो है चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हुई है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही? हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। जैसे पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में से चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। जफर साहब, दोनों कमेटियां मौजूद थी, सर्वे चल रहा था, फिर हिंसा बढ़ी, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहां परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहां पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए, जो परवाना जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आदेश है, तो ये मेजरमेंट क्यों किया गया? क्या आपने उस वक्त कोई विरोध किया या उनसे ये बात कही कि मेजरमेंट क्यों हो रहा? ये डीएम साहब से, एसपी साहब से कोतवाली में हमने कहा कि ये मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें सर्वे में मेजरमेंट भी शामिल है। नहीं, उसमें कोई आदेश थे ऐसे? आपने देखे आदेश? वो सर्वे का आदेश है, उनका मतलब ये है कि सर्वे में ये सारी चीजें आ जाती हैं।
डीएम साहब ने खुद हमसे ये कहा, एसपी साहब ने हमसे खुद ये कहा कोतवाली में। इसमें तो स्पेसिफिक कोई ऐसा आदेश नहीं, सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आदेश है अदालत। मैंने बता तो दिया, एक सवाल को रिपीट न करें प्लीज। मैंने बता दिया कि उन्होंने वो मस्जिद होगा इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया। या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि अच्छा, पोस्टमार्टम में भी एक चीज क्लियर करना जरूरी है। वैसे पोस्टमार्टम की कॉपी जो है, जो जिनके बच्चे या जिनके लोगों की परिजनों को है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी। उसकी जो सत्यापित कॉपी है, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है, होना चाहिए। लेकिन ये किसी भी ऐसे समय पे दंगाई और पुलिस 100 से 150 मीटर की कम दूरी पे कभी भी कहीं पे नहीं थे। वो सारे के सारे वहाँ पे टाइम्स नाउ के भी लोग थे और भी कई तमाम प्रकार के टीवी चैनल थे, वो सब लाइव कवरेज उसको देख रहे थे। तो ये बताना कि पुलिस द्वारा एकदम क्लोज रेंज में खड़े होके या उनको मारना या फिर तमंचे से 100 मीटर दूरी पे फायर कर देना, ये अपने आप में सवाल उठाता है। इस तरीके की चीजें इनके द्वारा ये कहना कि पुलिस ने गाड़ी स्वयं जलाई, जबकि आपको दिन में ही हमने ड्रोन के फुटेज और विभिन्न फुटेज दे दिए गए हैं, जिसमें दंगाइयों की भीड़ है। वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे तार जलाए हों, चाहे गाड़ियां जलाई हों, सबके सब पाई वसूला जाएगा। और कुछ फुटेज और जारी किए जाएंगे उसके क्रम में, ताकि आपको पता चले उस समय की रियलिटी और क्या थी। हालांकि सारी फुटेज जो मस्जिद के पीछे की थी, जो उन्होंने मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी की, गाड़ियां तोड़ी और पत्थरबाजी की, वो आपने आज लगभग सारी मिल गई है। लेकिन कुछ और फुटेज है, वो भी हम जारी करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, वो उन्होंने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण यह है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं मानता हूं पुलिस पर फायरिंग भीड़ में उपस्थित लोग अवैध असलाहों से कर रहे थे, लेकिन पुलिस को गोली पांव में मारनी चाहिए थी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने फायरिंग की अपने से, एक तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने तमंचे चलाए, फिर कह रहे हैं चलो मैंने मान लिया कि पुलिस के ऊपर फायरिंग है, वो जनता ने की, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा रहम रखना चाहिए कि उनको पांव में मारनी चाहिए थी। अरे भाई, पुलिस वालों को कहीं भी क्यों मारनी है? जब TSM से रबर बुलेट से चीजें कंट्रोल में हो रही हो, तो हम क्यों फायरिंग को रिजोर्ट करेंगे? बट इस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए गए हैं, ये नॉट ओनली भ्रामक है, बट शोज की किस तरीके से कंस्पिरेसी का एक पार्ट होने और उन लोगों को, जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया है, उनको किस तरीके से मीडिया के तरफ से प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर के माध्यम से उनको बचाया जा सके, और जिन पुलिस कर्मियों को जिनको चोट लगी है, उन लोगों से किसी प्रकार की सिंपैथी ना होके, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ जो पत्थरबाज है, जिन लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया है, उन लोगों की सिंपैथी के लिए इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए, जो कि बहुत ही खेदजनक है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो उन्होंने बयान दिया उसको कृपया करके विवेकपूर्ण तरीके से 3-4 बार सुनिए। ये जो पंक्ति है आपको पहली बार में पकड़ में आ जाएगी। उन्होंने स्वयं कहा कि दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, ये उन्होंने स्वयं बोला, और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी। कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असले से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज एक तरह से क्या मैं बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या सही है, क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीजें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो दंगाई थे वहां से फायरिंग हो रही थी। इनकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सर, एक सवाल ये है, अभी सर आप जितने भी आपने बात की है, उससे एक बात ये स्पष्ट है कि पुलिस की तरफ से या प्रशासन के किसी भी अधिकारी की तरफ से गोली चलाने का कोई आदेश नहीं था, किसी भी तरीके का कोई आदेश नहीं था। यानी जो वीडियो आए हैं, अगर कोई पुलिसकर्मी, क्योंकि अभी 24 घंटे हुए हैं, जांच आपकी भी चल रही है, आप इतनी जल्दी सभी तथ्यों पे नहीं पहुंच सकते, ऐसे भी विजुअल्स हैं जिसमें पुलिसकर्मी गोली चलाते दिख रहे हैं। यानी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके पास कोई आदेश नहीं था। नॉन लिथल वेपन्स हैं, उनको प्रयोग करने का आदेश है, वो डीएम महोदय द्वारा दिया गया था, उन्हीं वेपन्स को प्रयोग किया गया है। कई वीडियो हैं सर जिसमें पिस्टल से गोली चलाते दिख रहे हैं। आप उसको अगर कोई आपके पास इंसास चलाते हुए अगर आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, और इंसास से कोई फायर हुआ है, अगर आपको दिख रहा है, तो आप बिल्कुल लाइएगा, उसको भी विवेचना में सम्मिलित किया। किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी।
उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। मच्छर चला गया, पानी मच्छर चला गया, अब ठीक है। पहली बात उन्होंने कहा कि जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:38 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया, और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए, और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए, और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। ये कोर्ट का ऑर्डर है, और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं दी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं। और अंत में उन्होंने लिखा कि मैं सभी पक्षकारों को सूचित करता हूं कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए। सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी और एक कप्तान साहब को इन्होंने प्रति दी थी। इस प्रति के क्रम में ही जो अभी मैंने बोला 23 तारीख को, जैसे जफर साहब ने बोला हमें सूचना नहीं दी, 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने एसडीएम और सीओ को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। तो जो पहली बात जो भ्रामक रूप से कह रहे थे हमें सूचना नहीं दी, और इसी के साथ दूसरी बात भी थी, उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। और यही कॉपी अगले दिन सुबह जो उन्होंने कहा कि मेरे से छीन ली गई, वो कॉपी ये है, उनसे छीनी नहीं गई। ये देखिए, उन्होंने स्वयं इसके ऊपर 24 को हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बोली, वो उन्होंने बोली कि कोर्ट का ऑर्डर 4 बजे का है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कोर्ट का ऑर्डर 2:38 का है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद किसी आदेश का अनुपालन नहीं हो सकता, जबकि हम 5 से 5:30 के बीच जामा मस्जिद की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कुछ बातें बोली जो कप्तान साहब भी जवाब देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे। और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी।